तो ट्रायल, अपील और अदर प्रोविजंस के बारे में बता चुके थे। अब ट्रायल में एक ज़रूरी चीज़ आता है, चार्ज। ये समन्स ट्रायल में तो एक्विजिशन एक्सपेरिमेंट हो जाता है, लेकिन बकिया उसमें चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम्ड होता है, उसके बाद ही गवाही शुरू होती है। एविडेंस उसके बाद, चार्ज फ्रेम होने के बाद गवाही, जैसे बताया। और ट्रायल में तो चार्ज असल क्या है? तो चार्ज में सेक्शन 211 से 219, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 211 कहता है कि चार्ज में क्या क्या होना चाहिए। ऑफेंस का नाम होना चाहिए, जहाँ पर घटना घटी उसका प्लेस का होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, आईपीसी की धारा है तो वो होना चाहिए। यानी पूरा 211 में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि चार्ज में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। 211 भी मोर और लेस वही कहता है कि पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो 211 से 219 वही है। 216 में है कि चार्ज किसी समय ऑल्टर किया जा सकता है। 216 में है कि चार्ज, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज बिफोर जजमेंट, डिलीवरिंग जजमेंट, चार्ज को अमेंड किया जा सकता है। बहुत बार होता है कुछ गलत हो जाता है तो उसको चार्ज अमेंड करना एसेंशियल हो जाता है, इसलिए चार्ज अमेंड करने का दिया हुआ प्रोविज़न 216 में। और अगर 217 दिया हुआ है कि अगर चार्ज अमेंड हो गया तब क्या क्या करना हो सकता है कि अगर जो विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं उसको रिकॉल करना हो, उसको फिर से एग्जामिन करना हो, तो ये 217 में दिया हुआ। और 219 में दिया हुआ है, 218-19 में है कि जैसे 218 में कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस विच एनी पर्सन एक्यूज देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज। डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होना चाहिए। और 219 में है कि सेवरल 3 offences of same kind within a year may be charged together। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वही 218, 219, 220। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ही गवाही होती है। चार्ज में 211 से 220, 19-20 तक ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। अब समरली हम एक और बता देते हैं, जैसे सेक्शन 133, 137, 138 ये न्यूसेंस का है। 133, 138 कि न्यूसेंस, अगर कोई किसी ने न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस किया है या कुछ ऐसी चीज़ है जो खतरनाक है पब्लिक के लिए, तो उसको रिमूवल का ऑर्डर इसमें डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड, ये 3 आदमी को पावर दिया गया है कि वो ऑर्डर कर सकता है। ये इंट्रीम ऑर्डर होगा। और 137-38 में है भाई, उसका अगर जो ऑर्डर हुआ है, अगर जिसको ऑब्जेक्शन है, शो कॉज होगा, वो अपीयर होगा, गवाही होगी। अगर पाया जाएगा कि हाँ बात ये न्यूसेंस है तो ऑर्डर एज इट इज रहेगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको वो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। ये इतना हुआ। अब समझली मेन कुछ सेक्शंस हैं, उसको हमेशा ध्यान में देना चाहिए ताकि
हर चीज़ में फ़ायदा करे, एग्ज़ाम में, ट्रायल में, हर चीज़ में। अब इसमें कुछ है, जैसे CRPC है, इसको कहते हैं CRPC ऑफ 1973। जैसे पहले ही बताया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1974। इसमें कुल 39 चैप्टर है और 484 सेक्शंस 484 है। इसमें 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। ये जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट शेड्यूल में है 2 क्लॉज। क्लॉज 1 में है IPC की जो भी धारा है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन, कौन ऑफेंस है। जैसे 379 सेक्शन हुआ तो ऑफेंस हो गया ये थेफ्ट। वो कॉग्निजेबल है कि नहीं है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। दूसरा बेलेबल, नॉन बेलेबल और नॉन बेलेबल। और लास्ट में लिखा हुआ है कि बाय विच कोर्ट इट विल बी ट्रायबल, बाय विच कोर्ट ये ट्रायबल है। ये सेक्शन शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल के क्लॉज 1 में IPC के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है अदर लॉज के बारे में। यही चीज लिखा हुआ है, सेक्शन, ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, विच कोर्ट ट्रायबल। ये हमेशा देखते रहना चाहिए। इतना बड़ा सेक्शन है, याद तो नहीं रहेगा लेकिन देखते रहना चाहिए कि जहाँ पर शक हो तुरंत देख लेना चाहिए। तो ये शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड शेड्यूल में है, फर्स्ट शेड्यूल में तो हुआ, सेकंड शेड्यूल में है परफॉर्मा, सम्मन का परफॉर्मा, वारंट का परफॉर्मा, अटैचमेंट का परफॉर्मा। ये सब सारा चीज़ उसके अंदर है, कैसा होना चाहिए। सम्मन का क्या क्या चीज़ में उसमें कंटेंट्स होना चाहिए, वारंट में क्या क्या होना चाहिए। ये सेकंड शेड्यूल में, और कुछ नहीं। अब कुछ सेक्शन है, जैसे अब याद रखने के लिए है, बराबर देखने की चीज़ है, उसको हम थोड़ा सा उसको नोट कर लेना ज़रूरी है। जैसे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 को यादें कर लेना, इसमें डिफिनेशन है। सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। सेक्शन 28, 29, 30, 31 ये है पावर्स ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग पासिंग ऑफ सेंटेंस, पावर्स ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग पासिंग सेंटेंस। ये चारों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा काम आता रहता है। बता चुके हैं जैसा कि क्या क्या चीज़ है। अब दूसरा एक सेक्शन है सेक्शन 41। सेक्शन 41 में कहता है कि पुलिस कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और ये चैप्टर में है कि कैसे अरेस्ट होगा। मजिस्ट्रेट को भी पावर अरेस्ट करने का है, आम पब्लिक भी अरेस्ट कर सकती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये सब सारा लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट 41 सेक्शन है कि अरेस्ट विदाउट वारंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद है सम्मन कैसे किया जाएगा, वारंट कैसे किया जाएगा, ये एक अलग चैप्टर है। तो उसमें लिखा हुआ है कि किसके सिग्नेचर से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसमें एक सेक्शन ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, 82, 83 कि अगर वारंट पर भी नहीं आया अक्यूज तो पहले प्रोक्लेमेशन होगा 82 में, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। ये 2 चीज़ का है प्रोविज़न कि अगर प्रोक्लेमेशन हुआ और विद इन 1 मंथ अगर नहीं आता है तो 1 महीना में उसको अटैच हो जाएगा। और अर्जेंसी हो, अगर अर्जेंसी है तो पहले किया जा सकता है, लेकिन समय है कि 1 महीना के अंदर
आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है सेक्शन 107 to 110। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, वही सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। 107 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और रेस्ट है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। इसका ये डिफाइन किया गया फॉर किस पर्पज से है, और उसका प्रोसीजर 111 से लेके 123 तक। फाइनल जजमेंट इसमें 117 में होता है, ये सब बता चुके हैं। और 133 बताया अभी, 133, 37, 38। अब 177, 78 है इंक्वायरी या ट्रायल कौन से प्लेस में होना चाहिए। कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो कहाँ होना चाहिए, या जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ कंटिन्यू ऑफेंस कहाँ कहाँ हुआ। तो ये 177, 78 सेक्शन है कि किस प्लेस में ट्रायल होना चाहिए। जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ मोस्टली वही ट्रायल होना चाहिए। अब बहुत सा ऐसा ऑफेंस है जैसे चोरी की एक जगह हुआ, दूसरी जगह वो चोरी का सामान बरामद हुआ, तो दोनों में से किसी एक जगह ट्रायल हो सकता है। इस तरह का 177, 78 डील करता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। 190 में कॉग्निजेंस है। 192 में केस ट्रांसफर, जो कॉग्निजेंस के बाद ट्रांसफर होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट सीजीएम मान लिया कॉग्निजेंस लिया तो फिर ट्रांसफर दूसरे मजिस्ट्रेट को, पावर 192 में दिया हुआ। 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेंट फाइल हुआ उसका एग्जामिनेशन हुआ। और 202 में इंक्वायरी होती है किसी भी कंप्लेंट केस की अगर ज़रूरत पड़ी तो 202 में इंक्वायरी हुई, और अगर सही पाया गया तो सम्मन होगा, अगर गलत पाया गया तो 203 में डिसमिस हो गया। 211 से 219-20 बताया, वही अभी चार्ज वाली बात। और 272 से 299, 272 से 299 एक चैप्टर है जिसमें एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, एविडेंस में क्या क्या एसेंशियलिटी है कि रिकॉर्ड हुआ सेशन कोर्ट में कैसे होगा, ट्रायल कोर्ट में कैसे होगा, वारंट ट्रायल में कैसे होगा। इस तरह का इसमें प्रोसीजर है। अक्यूज के प्रेजेंस में होना चाहिए, एब्सेंस में होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, गवाह का सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी बात 272 से 299 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 397 से 401 में रिगार्डिंग रिवीजन है। हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को पावर है रिवीजन का। रिवीजन तो वही है कि जिसमें कोई इलीगलिटी अगर प्रोसीडिंग में है तो उसका रिवीजन होता है, मोटा मोटी यही है। अच्छा, अब एक चीज़ है 406 से 412, ये ट्रांसफर ऑफ केसेस है। सुप्रीम कोर्ट का भी डील किया गया है 406 में। 407 में हाई कोर्ट का है कि किसी भी अपने स्टेट में, अपने हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को है पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरे स्टेट में कर सकता है। इसी तरह सेशन कोर्ट को पावर है 408 में कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपने सिविल सेशन डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर सकता है। 412 में है सीजीएम को पावर है ट्रांसफ़र करने का। इसलिए 406 से 412 डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, अपील, रिवीजन ईटीसी। समझिएगा, जो भी केसेस है इसी में पावर सबको दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मजिस्ट्रेट तक का। तो फिलहाल
समरली ये पूरा सेक्शन याद करने का है, रखने का है, बार बार देखने का है। उसके बाद जैसा होगा फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट नज़र आया तो किसी दूसरे दिन इसको बयान करेंगे। दैट्स ऑल।